बाद 3 गहरे मित्र लाल भुचक्कड़, 30 मारखा और ठनठन गोपाल मार्ग में खाने पीने का सामान व कुछ अन्य जरूरी वस्तुएं साथ में लिए बद्रीनाथ की यात्रा को निकले। तीनों गहरे मित्र चलते रहे। भूख लगती तो वे कहीं बैठकर खा पी लेते, प्यास लगती तो मार्ग में पड़ने वाले किसी सरोवर या नदी आदि से पानी पी लेते और जब वे बहुत ज्यादा थक जाते या रात हो जाती तो कहीं पड़कर विश्राम कर लेते। कई दिनों के सफर के पश्चात उनके पास भोजन भी समाप्त हो गया। उस समय वे तीनों एक जंगल से गुजर रहे थे और संध्या ढल चुकी थी। ठनठन गोपाल बोला, ओह, अब मुझसे चला नहीं जाता। उस पर लाल भुचक्कड़ भी बोला, मुझसे चला नहीं जाता। 30 मारखा बोला, ठीक है भैया, आज रात ऐसा करते हैं, इसी पेड़ के नीचे काट लेते हैं, सुबह फिर सफर आरंभ करेंगे। ठीक है मित्र, ऐसा ही करते हैं। फिर तीनों मित्र जमीन पर लेट गए और शीघ्र वहाँ तीनों के खर्राटे गूंजने लगे। लेकिन आधी रात को भूख के मारे तीनों की आँख खुल गई। एक मित्र बोला, हाय हाय, अब मुझसे और भूख सहन नहीं हो रही। तो दूसरा मित्र बोला, मुझसे भी नहीं हो रही, लेकिन इस भयानक जंगल में खाना आएगा कहाँ से, जबकि हमारे पास तो इस समय खाने के लिए कुछ भी नहीं है। भाई 30 मारखा, तुम हम सब में सबसे ज्यादा अक्लमंद हो, तुम ही कोई उपाय सुझाओ ना, वरना भूख के मारे मेरा यहीं पर दम निकल जाएगा और तुम दोनों यारों को बीच में छोड़ मैं बद्रीनाथ यात्रा की जगह परलोक की यात्रा पर चला जाऊंगा। तो 30 मारखा बोला, सब अपनी अपनी पोटली टटोलो, देखो शायद उनमें कुछ बचा हो। लाल भुचक्कड़ बोला, मेरी इस पोटली में तो आधी मुट्ठी कच्चे चावल ही शेष रह गए हैं। और ठनठन गोपाल बोला, मेरे पास ये आधी चटांग के लगभग चीनी ही शेष बची है। 30 मारखा बोला, फिर तो बात बन गई, मेरे पास डिब्बे में दूध बचा है, हम इससे आसानी से खीर बना सकते हैं। फिर फटाफट तीनों मित्रों ने सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और आग जलाकर खीर की हंडिया उस पर चढ़ा दी। आह, क्या प्यारी सुगंध निकल रही है। अरे चुप रह, इस सुगंध को सूंघ कर तो मेरे पेट में चूहे और बुरी तरह उछलने लगे हैं। 30 मारखा सोचने लगा, खीर तो बन रही है, लेकिन इतनी थोड़ी खीर से तो एक चिड़िया का भी पेट नहीं भरेगा, जबकि हम तीनों पेटू हैं। लो भाई, खीर तैयार हो गई। दूसरा मित्र बोला, अरे भाई, तो देर किस बात की है, जल्दी से हंडिया को नीचे उतारो और खीर के 3 बराबर हिस्से कर दो। 30 मारखा बोला, लेकिन दोस्तों, खीर इतनी थोड़ी है कि हम में से एक ही व्यक्ति का पेट बड़ी मुश्किल से भर सकता है। यदि हम इसके 3 हिस्से करेंगे तो हमारा खाना या ना खाना एक ही बराबर होगा, यानी हम तीनों फिर भूखे के भूखे ही रहेंगे। फिर क्या करें? उचित यही होगा कि इस पूरी खीर को हम तीनों में से कोई एक खा ले, ताकि कम से कम एक व्यक्ति का तो पेट भर जाए। कहते तो तुम ठीक हो यार, लेकिन हम तीनों में से किसे इसे खाना चाहिए, इसका फैसला कैसे होगा? अरे दोस्तों, इसमें फैसला करने की क्या जरूरत है? मुझे मालूम है कि तुम दोनों मुझसे ज्यादा दरिया दिल हो, इसलिए सारी खीर तुम दोनों मुझे ही खाने दो।
देखो भाई 30 मार खां, इस तरह हम लोगों में कोई फैसला नहीं होने वाला। कोई ऐसी युक्ति निकालो कि सारी खीर एक ही व्यक्ति को मिले, लेकिन सही व्यक्ति को खाने को मिले। काफी देर तक सोचने के बाद 30 मार खां बोला, सुनो दोस्तों, मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है। भोर होने में अब कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं। हम ऐसा करते हैं कि तीनों सो जाते हैं। इस बचे कुचे समय में हम में से जो कोई भी सुंदर सपना देखेगा वही इस सारी खीर को खाने का हकदार होगा। बोलो मंजूर है? हाँ, हमें मंजूर है। भूख के मारे तीनों को भला नींद तो क्या आती, लेकिन फिर भी वे सोने का अभिनय करने लगे। फिर तीनों मित्र मन ही मन ऐसी योजना के बारे में सोचने लगे कि खीर खुद को ही खाने को मिले। सुबह सुबह पहले ठनठन गोपाल की नींद टूटी और वे बोला, अरे दोस्तों, सवेरा हो चुका है, जल्दी से उठो और अपने अपने सपने के बारे में बताओ। 30 मार खां और लाल बुझक्कड़ भी उठ बैठे। ओह, सुबह हो गई है। लाल बुझक्कड़ बोला, आह, मैंने कितना सुंदर सपना देखा है। ठनठन गोपाल बोला, अरे भाई, सुंदर सपना तो मैंने भी देखा है, लेकिन तुम अपना सपना सुनाओ तो सही। सबसे पहले लाल बुझक्कड़ ने ही अपना सपना सुनाना शुरू किया। तो सुनो मित्रों, मैंने सपने में देखा कि एक राजा शिकार खेलता हुआ इधर से निकला और मुझे देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, वाह, कितना रूपवान नौजवान है। चेहरे पर छाया तेज देखकर लगता है यह पराक्रमी और बुद्धिमान भी है। हम इसी नौजवान को अपना दामाद बनाएंगे। सेनापति जी, आप पहले नंबर पर जो नौजवान सोया हुआ है उसे चुपचाप जगाइए और राजमहल ले आइए। हम इससे अपनी बेटी का विवाह करेंगे और इसे अपने देश का भावी राजा बनाएंगे। सेनापति ने मुझे चुपचाप जगाया और सब कुछ बताकर राजमहल ले गया। तब मुझसे राजा ने पूछा, तुम्हारा क्या नाम है नौजवान? जी, लाल बुझक्कड़ महाराज। सुनो बेटा, हम अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहते हैं। क्या तुम्हें यह विवाह मंजूर है? महाराज की आज्ञा भला मैं कैसे टाल सकता हूँ। मुझे यह विवाह स्वीकार है, परंतु विवाह से पहले मैं भरपेट भोजन करना चाहता हूँ। सेनापति जी, जाइए और सेवकों से कहकर हर प्रकार का भोजन व व्यंजन जो हमारे शाही रसोई घर में बना है, इनकी सेवा में हाजिर कीजिए। और दोस्तों, कुछ ही देर में मेरे सामने अलग अलग प्रकार के व्यंजनों से सजी थालियां लग गई और मैंने वर्षों बाद खूब पेट भर भोजन किया। उसके बाद मैं खूब मजे से सोया। आह, राजकुमारी यानी मेरी पत्नी कितनी सुंदर थी, ये मैं तुम्हें कैसे बताऊं। यदि तुम दोनों मेरे सपने में आकर देखते तो जरूर मेरे भाग्य पर जलते भूनते। और दोस्तों, मैंने देखा एक दिन महाराज का देहांत हो गया और मैं राजा बना दिया गया। बस तभी ठनठन गोपाल ने मुझे जगा दिया और मेरा सपना टूट गया। ओह, यह भी भला कोई सपना था। अब ठनठन गोपाल अपना सपना सुनाने लगा। दोस्तों, मैंने सपने में देखा कि तुम दोनों मस्ती से सो रहे हो और मैं भूख और प्यास से छटपटा रहा हूँ। मैं बोला, हे माता रानी,
यदि मैंने कभी कोई पुण्य किया है तो आज मुझे उस पुण्य का फल दे और कुछ खाने और पीने को दे, वरना मेरे प्राण ले ले। तभी माता लक्ष्मी जी मेरे सामने प्रकट हुई और बोली, सदा सुखी रहो बेटा। बोलो बेटा, तुम मुझे क्यों दुखी मन से याद कर रहे थे? क्या कष्ट है तुम्हें? माँ, तुम्हारा ये बेटा बहुत भूखा है, कुछ खाने को दो माँ। तुरंत माता लक्ष्मी ने अपना हाथ धरती की ओर किया और उनके हाथ से तरह तरह के व्यंजनों से सजी थालियां निकलकर धरती पर मेरे सामने सजने लगी। फिर माँ ने स्वयं अपने हाथों से मुझे भोजन कराया। काश वे दृश्य तुम देखते तो समझते कि मैंने तुम दोनों से कितना अधिक पुण्य किया था। पेट भर खाना खिलाने के बाद माता ने मुझसे पूछा, तुम्हारी कोई और इच्छा हो तो मुझे बताओ बेटा। माँ, हम तीनों इस गरीबी की जिंदगी से उब चुके हैं। रोज रोज इस पेट के लिए सोचना पड़ता है। हमारे लिए कुछ ऐसा करो माँ कि हमें खाने पीने का कभी कोई कष्ट ना रहे और हम आनंद से अपना सारा जीवन व्यतीत कर सकें। मैं ऐसा कर सकती हूँ बेटा, सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारे दोनों दोस्तों के लिए नहीं। ऐसा क्यों माँ? इनके लिए भी कुछ करो ना। आखिर ये दोनों मेरे दोस्त हैं और भूखे पेट सोए हैं। बेटा, ये दोनों स्वार्थी हैं, सिर्फ अपने मतलब की बात सोचते हैं। फिर इन्होंने आज तक ना कोई पुण्य का काम किया है और ना ही मुझे कभी याद किया है, इसलिए मैं इनकी कोई मदद नहीं कर सकती। और सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए तुम्हें इनका साथ छोड़ना होगा। यदि ऐसी बात है माँ, तो मैं इनका साथ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। आप मेरा जीवन सुखमय बना दो। क्या कहा? तूने माँ से ऐसा कहा? अपने स्वार्थ के लिए अपने मित्रों को छोड़ देना चाहा? अरे, पहले मेरी बात तो सुनो कि मैंने ऐसा क्यों कहा। जल्दी बोलो, तुमने ऐसा क्यों कहा? अरे दोस्तों, मैंने ऐसा तुम दोनों की भलाई सोचकर ही कहा था। मैंने सोचा था माता की बात इस समय मान लेना ही उचित होगा। एक बार सुख की दौलत हाथ लग जाए, फिर मैं अपने दोनों दोस्तों को भी उस सुख में शामिल कर लूँगा। और मेरे हाँ करने पर माता मुझे अपने साथ लेकर चल पड़ी। माता, आप मुझे कहाँ ले जा रही हैं? परियों के देश, वहाँ तुम जीवन भर आनंद से रहोगे। माता जब मुझे परियों के देश लेकर पहुँची तो वहाँ हमारा भव्य स्वागत हुआ और वहाँ मेरा विवाह परियों की रानी के बेटे के साथ कर दिया गया। मैं वहाँ आनंद से रहने लगा, लेकिन भोर की किरण के साथ मेरा सपना टूट गया और मैं तुम्हें चाहकर भी वहाँ ना बुला सका। अच्छा भाई 30 मार खां, अब तुम भी जल्दी से अपना सपना सुना डालो ताकि इस बात का फैसला हो सके कि किसका सपना ज्यादा सुंदर था। मेरे विचार से तो तुम दोनों का सपना मेरे सपने से ज्यादा सुंदर है। अब 30 मार खां अपने सपने के बारे में सुनाता हुआ बोला, तो सुनो दोस्तों, मैं तुम दोनों के साथ गहरी नींद सोया हुआ था कि एक भयानक भूत मुझसे बोलता है, ए मूर्ख इंसान, उठो। उस भयानक भूत को देखकर मेरा रोम रोम कांप उठा। आप कौन हैं और मुझसे क्या चाहते हैं? मैं काल दूत भूत हूँ और रात को उन लोगों का आहार करता हूँ
जो भूखे सोते हैं। क्योंकि तुम भूखे सोए हो, इसलिए आज रात मैं तुम्हारा आहार करूंगा। मेरा ही क्यों भूत महाराज, मेरे 2 साथी भी तो भूखे सोए हैं, आप उनका आहार क्यों नहीं करते? अरे मूर्ख, तेरे दोनों साथी बहुत चालाक और धूर्त हैं। इन्होंने सपने में ही इतना भोजन कर लिया है कि इन्हें 7 दिन तक भूख नहीं लगेगी, इसलिए मैं तुझे ही खाऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए भूत महाराज, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज के बाद मैं कभी भूखा नहीं सोऊंगा। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं तेरी तरह मूर्ख नहीं हूँ जो तुझे छोड़कर भूखा रह जाऊं और मेरे राजा मुझे भूखा पाकर मुझे खा जाएं। चल, अब मरने के लिए तैयार हो जा। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। दोस्तों, मैं उस भूत के आगे बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत रोया धोया, लेकिन उस जल्लाद भूत को मुझ पर जरा भी दया ना आई और उसने मेरी बहुत पिटाई की। और हो सकता था कि वह मुझे मार मार कर जान से ही मार डालता। तभी मुझे एक उपाय सूझा। हाय, अब तो जान बचाने का एक ही तरीका है कि मैं जल्दी से जल्दी कुछ खा लूं, तब शायद ये मुझे छोड़कर भाग जाए। लेकिन खाऊं तो क्या खाऊं? याद आया, हंडिया में थोड़ी सी खीर रखी है, क्यों ना फिलहाल उसी से पेट भर लूं। यह सोचकर मैं तुरंत हंडिया की ओर झपटा और झटपट खीर की हंडिया साफ करने में जुट गया। भूत बोला, ओह, इस कमबख्त ने तो अपने पेट में भोजन डाल लिया है, अब मैं इसे नहीं खा सकता। मुझे तुरंत चलकर किसी दूसरे शिकार की तलाश करनी चाहिए, वरना सुबह मुझे भूखा पाकर मेरा राजा मुझे ही खा जाएगा। और भूत तुरंत वहाँ से भाग खड़ा हुआ। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख धन्यवाद, जो जान बची लाखों पाए। खीर खाकर 30 मार खाने अपने प्राण बचाए। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि मैं सपने में कुछ और देखता, लाल भुजक्कड़ ने मुझे जगा दिया। भाई 30 मार खा, तुम्हारा सपना भयानक जरूर था, लेकिन हमारे सुंदर सपनों के सामने बेकार। इसलिए खीर हम दोनों में से किसी एक की ही होगी। अब इस बात का फैसला भी तुम ही कर दो कि हम दोनों में से किसका सपना सुंदर था। नहीं भाई, इस बात का फैसला तुम दोनों को स्वयं ही करना होगा। मुझे तो उस भूत ने सपने में इतना मारा है कि सपना टूटने पर भी मेरा पूरा शरीर बुरी तरह दुख रहा है, इसलिए मैं तो सो रहा हूँ। लेकिन हाँ, जब तुम दोनों आपस में फैसला करके खीर खा लो तो मुझे उठा देना। 30 मार खा अपने स्थान पर लेट गया और जल्दी ही खर्राटे भरने लगा। भाई ठनठन वे बेचारा तो दर्द के मारे सो गया, लेकिन हमारे पेट में जो दर्द हो रहा है वे तभी दूर होगा जब हमारे पेट में कुछ पड़ेगा। क्यों ना हम आधी आधी खीर आपस में बांटकर खा लें। मुझे तुम्हारी बात स्वीकार है। लेकिन जैसे ही लाल भुजक्कड़ ने हंडिया का ढक्कन उठाया तो वे बोला, आई, हंडिया तो खाली है। दूसरा मित्र बोला, यह तो वास्तव में खाली है, लेकिन सारी खीर खाई किसने? चलो 30 मार खा से पूछते हैं। भाई 30 मार खा, ए भाई 30 मार खा, हंडिया खाली है, क्या तुम बता सकते हो कि खीर कहाँ गई? भाई,
मैं तुम्हें पहले ही सारा किस्सा बता चुका हूँ। हो सकता है भूत के मार के डर से मैं ही सपने में सारी खीर खा गया होऊंगा। ठनठन भाई, यह कमबख्त तो सपने में ही सारी खीर साफ कर गया। सपने में नहीं भाई, पूरे होशो हवास में खा गया है। यानी हम दोनों में से इसका सपना सबसे ज्यादा सुंदर रहा। कितने मजे से ये हमें बेवकूफ बना गया। वह तो ठीक है भाई, लेकिन अब इस पेट का क्या करें? चूहे तो अब इसमें बड़ी तेजी से कुलांचे भरने लगे हैं। यही हाल मेरा भी है। अब तो इन चूहों को शांत करने का केवल यही उपाय है कि जंगल में फलदार पेड़ तलाश करके फल खाए जाएं। दोनों ने मिलकर एक फलदार पेड़ ढूंढ ही लिया और पेड़ से फल तोड़कर अपनी भूख मिटाई। और जब वे 30 मार खां के निकट पहुँचे तो वे बोला, चलो दोस्तों, अब मैं सफर करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और दोनों मित्र मन ही मन गुनगुनाते हुए 30 मार खां के साथ आगे बढ़ चले। चलते चलते वे संध्या ढलने तक एक शहर में जा पहुँचे। दोस्तों, हमें सफर करते हुए कई दिन हो गए हैं। हमें किसी से ये मालूम करना चाहिए कि बद्रीनाथ कहाँ है और हम सही दिशा में आगे बढ़ भी रहे हैं या नहीं। चलो, वे जो साधु महाराज बैठे हैं उनसे ही बद्रीनाथ का मार्ग पूछते हैं। तीनों उस साधु के पास पहुँचे और बोले, प्रणाम महाराज। सुखी रहो बच्चों, कहो क्या बात है। महाराज, हम बद्रीनाथ की यात्रा पर निकले हैं और क्या आप हमारा मार्गदर्शन कर सकेंगे? अरे बेटा, इस मार्ग पर बद्रीनाथ कहाँ है? तुम लोगों ने तो गलत मार्ग पकड़ा है। बद्रीनाथ धाम तो यहाँ से ठीक विपरीत दिशा में है, यानी जहाँ से तुम लोग आ रहे हो उसी दिशा में है। महाराज, फिर तो हमारी सारी मेहनत और लगन पर पानी फिर गया। लगता है अब हम लोग कभी बद्रीनाथ की यात्रा नहीं कर पाएंगे। निराश मत हो मेरे बच्चों, इस नगर के अंत में भी भोले बाबा का पवित्र स्थल है। तुम लोग उसी स्थल के दर्शन करके भी पुण्य कमा सकते हो। क्या सच? हाँ बच्चों, तुम यहाँ से सीधे नाग के सीध में चलते जाओ और जिस स्थान पर तुम्हें सबसे ज्यादा सजावट दिखाई पड़े, समझ लेना वही भोले बाबा का पवित्र स्थान है। रात वहीं ठहरना और सुबह भोले बाबा के दर्शन कर लेना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। अब हमें आज्ञा दीजिए। जाओ मेरे बच्चों, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और साधु ने अपनी झोली से कुछ निकालकर उन्हें देते हुए कहा, ये लो भोले बाबा का ये प्रसाद भी लेते जाओ। जब थकान हो या मन उचाट हो तो इस प्रसाद को खा लेना, फिर देखना इसका चमत्कार। फिर तीनों मित्र आगे बढ़ चले। दोस्तों, मैं तो चलते चलते थक गया हूँ, क्यों ना हम थोड़ी देर यहाँ आराम कर लें। दोस्त, थक तो मैं भी गया हूँ, लेकिन सुस्ताने के बजाय हमें साधु महाराज का दिया भोले बाबा का प्रसाद खा लेना चाहिए। और फिर तीनों ने झटपट साधु का दिया प्रसाद निकालकर खा लिया और आगे बढ़ चले। लेकिन जल्द ही उस प्रसाद ने तीनों पर अपना रंग दिखाना शुरू किया। दरअसल वे प्रसाद कुछ और नहीं, भांग थी।
एक मित्र बोला, आह, जन्नत की सैर का मजा आ रहा है। तो दूसरा बोला, लेकिन भाई, मेरी तो खोपड़ी घूम रही है। और तीसरा बोला, मुझे तो 1 के 4 दिखाई दे रहे हैं। अरे यारो, ये भोलेनाथ के प्रसाद का चमत्कार है। बोलो, उस प्रसाद को खाकर क्या तुम अब जरा भी थकावट महसूस कर रहे हो? जरा भी नहीं, लेकिन मन ऐसा कर रहा है कि यहीं पसर जाऊं। 30 मार खां बोला, अरे मूर्ख, ऐसी गलती भूल कर भी नहीं करना, वरना हम सुबह भोलेनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। अरे वह देखो, उस भवन पर कितनी सजावट हो रही है। कहीं वही भोले बाबा का पवित्र स्थान तो नहीं है? बिल्कुल वही है। साधु महाराज ने ऐसे ही भवन के लिए कहा था। जल्दी चलो, अब हम वहीं चलकर आराम करेंगे। तीनों भांग के नशे में उस भवन के अंदर पहुँचे। अरे वाह, यहाँ पहले से ही भोले बाबा के बहुत से भक्त आराम कर रहे हैं। चलो, किसी खाली जगह पर हम तीनों भी आराम करते हैं। तीनों एक खाली कमरे में जाकर सो गए और जल्दी ही उनके खर्राटे वहाँ गूंजने लगे। दरअसल वह भवन एक सराय थी जिसे उस देश के राजा ने विशेष रूप से आलसियों के ठहरने के लिए बनवाया था। उस सराय में देश भर के आलसी ही आकर ठहरते थे और उन्हें राजा की ओर से मुफ्त में खाना खिलाया पिलाया जाता था तथा उनकी जरूरतों का पूरा ध्यान रखा जाता था। लेकिन अब इसे 30 मार खां, ठनठन गोपाल और लाल भुजक्कड़ का सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कि उस रात उस देश के राजा को एक सनक सवार हुई और वे बोला, महामंत्री जी, हमने जो आलसियों के रहने के लिए सराय खुलवा रखी है, हम जानना चाहते हैं कि वहाँ वास्तव में आलसी ही ठहरते हैं या पाखंडी। महाराज, वहाँ आलसी ही ठहरते हैं। भला झूठ मूठ का आलसी बनकर कौन अपनी मौत को दावत देने के लिए ठहरेगा? फिर भी हम इस बात की परीक्षा करना चाहते हैं महामंत्री जी। आप ऐसा कीजिए, आज रात को ही उस सराय में आग लगवा दीजिए। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? सराय में आग लगाने से वहाँ ठहरे आलसी मारे जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो असली आलसी होगा उसे अंत में बचा लिया जाएगा और जो नकली होंगे वे स्वयं ही आग के भय से भाग जाएंगे। महामंत्री जी ने उसी समय कुछ सैनिकों के साथ जाकर सराय में आग लगा दी। शीघ्र ही सराय में भगदड़ मच गई। भागो भागो, आग आग! शोर सुनकर ठनठन गोपाल, लाल भुजक्कड़ और 30 मार खां की भी नींद टूट गई। लेकिन अब भी वे भांग के नशे में थे। आग आग, भागो भागो! दोस्तों, ये भक्त लोग तो बड़े ढोंगी निकले। भोले बाबा की शरण में रहते हुए भी आग से भयभीत होकर भाग रहे हैं। बुज़दिल कहीं के। 30 मार खां बोला, जाने दो यारो, तुम लोग क्यों उनकी चिंता करते हो? आराम से सो जाओ। भोलेनाथ के रहते आग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। देखते ही देखते पूरी सराय आलसियों से खाली हो गई। महामंत्री जी, सिवाय इन तीनों के सारे आलसी भाग गए। कमबख्त, सारे आलसी नकली थे सिवाय इन तीनों को छोड़कर। चलो अब जल्दी से आग बुझाने का कार्य करो। कल सुबह हम इन तीनों को
महाराज के सामने पेश करेंगे। और सैनिक तुरंत ही आग बुझाने के कार्य में जुट गए। थोड़ी देर बाद आग बुझ गई। सुबह जब उन तीनों की नशे के साथ साथ नींद भी टूटी तो वे बोले, हम तीनों जिंदा है और आग भी अपने आप बुझ चुकी है। अरे दोस्तों, मैंने कहा था ना, भोलेनाथ की शरण में रहने वाले का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर आग क्या चीज है? सच दोस्त, तुम बिल्कुल ठीक कहते थे। तभी महामंत्री अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और बोला, तुम तीनों को महाराज ने याद किया है, चलो हमारे साथ। महामंत्री तीनों को अपने राजा के पास ले गया और राजा ने उन्हें सच्चा आलसी जानकर ढेर सारा धन इनाम में दिया। वे तीनों बोले, महाराज की जय हो, महाराज अमर रहें। वे तीनों बोले, चलो अब घर वापस चलते हैं। इतने सारे धन के साथ सफर करना खतरे से खाली। भोलेनाथ का मंदिर बनवाएंगे और उनके जी भरकर दर्शन करेंगे। बोलो जय भोलेनाथ की, जय भोलेनाथ की। अगर आप लोग को हमारा कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में कमेंट करें। धन्यवाद।